हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि करंट सिनेरियो भी यही चल रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग लिखना है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या लोन्स मतलब क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन अ फॉलोइंग मैनर। ठीक है, एक्सेस डिमांड को हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इन अ फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को इंक्रीज करो। अब आप सोच रहे होगे बैंक रेट क्या है, इसलिए मैंने स्पेशल भाई इसका मीनिंग भी यही लिख दिया। ठीक है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? सिक्योरिटी। ठीक है, तो बैंक रेट वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स, बड़े बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट गिरवी रखे लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कब कब लोन लेते हैं इस पे नहीं मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ अभी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वही बताऊंगा। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट, क्योंकि मार्केट में डिमांड पहले से ही ज़्यादा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हेड बैंक क्या करता है कंट्री का, बैंक रेट बढ़ा देता है। जैसे वो बैंक रेट बढ़ाएगा तो जो छोटे बैंक हैं उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक पैसा देगा। तो अगर छोटे बैंक आगे पैसा देंगे, लैंड करेंगे, तो वो भी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड करेंगे ना, तो उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा तो लोग बहुत कम लोन लेंगे, जब लोन ही कम लेंगे तो डिमांड तो गिरेगी ना। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट एंड एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक, क्योंकि उनको महंगे रेट पे मिल रहा है कर्जा, तो वो आगे भी तो महंगे रेट पे देंगे। इट लोअर्स द डिमांड फॉर लोन्स, इससे लोन्स या क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, लीडिंग टू अ कट इन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में कम हो जाएगी। इट विल कर्ब द एक्सेस डिमांड, इससे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है पहले ये समझते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स विद कोलेट्रल। तो पुराना बैंक रेट क्या था? विदाउट कोलेट्रल, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे देना। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक छोटे बैंकों को लोन देता है मगर विद कोलेट्रल, मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उनसे रख लेता है। तो इस केस में क्या होगा, वही सेम। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक रेजेस द रेपो रेट बढ़ा देगा। एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है ना, तो कमर्शियल बैंक को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इट लोअर्स द डिमांड फॉर लोन्स या क्रेडिट, जिसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में गिर जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों पॉइंट सेम है, बस कंसेप्ट अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, पहले मैंने ये लिखा हुआ है। रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क और डिपॉजिट देयर सरप्लस विद सेंट्रल बैंक। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास अगर फालतू पैसे आ जाते हैं कभी, ठीक है, तो मैं अपने बैंक में डाल देता हूँ। वैसे ये जो बैंक है, जब इनके पास फालतू पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सेस रिजर्व्स हो जाते हैं, तो ये सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे जमा करा देते हैं और सेंट्रल बैंक उनके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि जितने भी छोटे बैंक हैं वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखें, ताकि उनके पास लोन देने के लिए पैसे कम बचें। लोन नहीं देंगे तो डिमांड गिर जाएगी। दिस इंड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक, तो अपने सेंट्रल बैंक के पास अपने वो फालतू पैसे रख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड, तो जब छोटे बैंक आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के पास अपने ज़्यादा पैसे रखेंगे तो उनके पास लोन देने के लिए कम बच जाएगा, तो इससे क्रेडिट फैसिलिटी कम हो जाएगी। इट लीड्स टू अ कट इन एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड है और इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं वो बताता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जब भी उसे मार्केट से पैसा निकालना है, एक्सेस पैसा हो गया है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब मार्केट में बेचेगी तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। इनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है।
तो ओपन मार्केट के थ्रू लोगों को कहती है कि आप 25,000 के मल्टीपल पे ले सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों को कहती है, ठीक है। तो वो सेल करती है, ठीक है। जैसे वो सेल करेगी लोग खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और सरकार चाहे जिस मर्जी पार्टी की हो, ये पैसा तो नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो जैसे वो सेल करेंगे लोगों से पैसे ले लेंगे, मार्केट से पैसा निकल जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू सोक लिक्विडिटी को खींचने के लिए, ठीक है, वो बेचते हैं मार्केट में। अकॉर्डिंगली कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड, क्योंकि बैंक भी खरीदता है ये, तो उनके पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। इम्प्लॉइंग अ कट इन द क्रेडिट क्रिएशन, उनको लोन्स, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो लोन्स कम दे पाएंगे, और जब लोन्स कम दे पाएंगे तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड श्रिंक हो जाएगी इकॉनमी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो CRR होता है। वो होता क्या है पहले वो बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द रेशो, मतलब परसेंटेज, बिटवीन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास जितने भी टोटल पैसे हैं उसका कितना परसेंट वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो को इस सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। ये RBI या सेंट्रल बैंक फिक्स करती है और टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती है। तो इस सिचुएशन में जब एक्सेस डिमांड है तो CRR को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। CRR को रेज कर दिया जाता है। CRR रेज्ड टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन। जितना CRR बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा, तो उससे उनकी जो लोन्स देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कॉजेज फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड। जब वो लोन ही कम दे पाएंगे तो जो डिमांड है वो तो गिरी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रेज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को SLR भी कहा जाता है। ये क्या होती है पहले ये समझाता हूँ। इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स। मतलब जितने भी उनके टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कितना परसेंट लिक्विड एसेट्स रखना है, ये भी कौन बताता है, RBI या सेंट्रल बैंक बताता है। और वो मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पे, ठीक है। सेंट्रल बैंक लगातार छापे मार मार के चेक भी कर सकता है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज रेज्ड विच गिव्स a warning signal to commercial banks to maintain healthy cash reserves with themselves। तो SLR को बढ़ा दिया जाता है कि भाई तुम जितने परसेंट पहले कैश रिजर्व रखते थे उससे ज़्यादा अपने पास लिक्विडिटी की फॉर्म में रखो। अब जितने ज़्यादा लिक्विडिटी की फॉर्म में रखेंगे उससे क्या होगा, उससे वो लोन्स कम दे पाएंगे, और अगर लोन्स कम देंगे तो मतलब एग्रीगेट डिमांड तो गिरनी है ना इकॉनमी में, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम करेंगे राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट हैं वो क्या होती हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जिसको कोलेटरल कहते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ अ लोन ग्रांटेड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लोन लेने गया तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को। सपोज़ मेरी जो सिक्योरिटी है वो 1 करोड़ की है, ठीक है, और मैं लोन लेने जाता हूँ, तो लोन लेने जाता हूँ मान लो 80 लाख का। तो इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 लाख का। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी, जब भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, तब क्या करेगा, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ रेज्ड टू रिड्यूस द डिमांड फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब अगर आपने लोन लेना है तो वो कहेंगे अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो आप 1 करोड़ की सिक्योरिटी मत भरो। अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो अब आप कम से कम 1.5 करोड़ की जो है हमें जो है सिक्योरिटी दो। उससे क्या होगा, अगर 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी देते हैं तो अब जो गैप है इसमें वो कितना हो गया, 70 लाख का। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतना लोग डिस्करेज करेंगे लोन लेने के लिए, समझ गए बात। तो इससे मार्जिन रिक्वायरमेंट से को बढ़ा के जो एक्सेसिव डिमांड है या इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉरल सुएशन। तो सबसे पहले जानते हैं मॉरल सुएशन होता क्या है। सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू परसुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। जो सेंट्रल बैंक है वो छोटे बैंकों को कहता है, प्रेशराइज करता है कि मेरी जो है रूल्स रेगुलेशन जो मैं बना रहा हूँ वो मानो, ठीक है। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। द मेंबर बैंक्स डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो भी एडवाइस सेंट्रल बैंक ने दी है, जो मेंबर बैंक्स है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उनका। तो अब होता क्या है, मॉरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक on the commercial banks to be selective
एंड स्ट्रिक्ट इन लैंडिंग, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है, तो सिलेक्टिव मतलब किसी किसी को लोन देंगे, हर किसी को लोन नहीं देंगे, और रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, लोन्स को, क्रेडिट क्रिएशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुई पड़ी है वो कर्ब हो जाएगी, और ये जो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्रेडिट राशनिंग होता क्या है। क्रेडिट राशनिंग में राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, इतना परसेंट एग्रीकल्चर को दे दो, इतना परसेंट इंडस्ट्री को दे दो, इतना परसेंट उसको दे दो, पर्सनल लोन इतना परसेंट, कार लोन, ऐसे ऐसे करके ना वो हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी या एक एक्टिविटी है उसको फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, प्रिस्क्राइबिंग द क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा ताकि इससे ज़्यादा परसेंट उस सेक्टर में ना जाए। दिस रिस्ट्रिक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। जब लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्टिंग ऑफ क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट गिर जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मॉनिटरी पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।